रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह नई दिल्ली से। आज हम बात करेंगे आसमान के भविष्य की, जहां स्टेल्थ, स्पीड और संप्रभुता आपस में टकरा रही हैं और दांव पर है 76 बिलियन यूएस डॉलर्स के ताकत की जंग। हम लेकर आए हैं एक बड़ी स्टोरी, भारत की सैन्य क्षमता में एक निर्णायक बढ़त की। 3 अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम अब लगभग तैयार हैं, टैंक रोधी हमलों से लेकर एयर सुपीरियरिटी और लास्ट माइल एयर डिफेंस तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के 10 पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को स्वदेशी स्रोतों से हासिल करने की मंजूरी दी। इसके तहत खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान की गई। एटैक्स, जो डीआरडीओ का प्रमुख आर्टिलरी सिस्टम है, भारतीय सेना की आर्टिलरी कैपेबिलिटी के आधुनिकीकरण को मिशन मोड में सफलतापूर्वक बढ़ा रहा है। यह परियोजना डीआरडीओ, भारतीय सेना और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों को एक साथ लाकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूती दे रही है। इस तोप में गन को सेट करने और गोला बारूद संभालने के लिए पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसे इसका प्रदर्शन बेहद भरोसेमंद और मेंटेनेंस फ्री रहता है, चाहे वो पहाड़ों का कठिन इलाका हो या रेगिस्तान की चुनौतीपूर्ण जमीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों ने जो बहादुरी दिखाई और स्वदेशी उपकरणों की जो ताकत दुनिया के सामने आई, उससे हमारे देसी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग और बढ़ गई है। दुनिया अब भारत के रक्षा क्षेत्र को नए सम्मान और भरोसे के साथ देख रही है। एक वैश्विक रक्षा संकट जो हवाई अड्डों, वॉर रूम्स और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में चर्चा का विषय बना हुआ है, यह एक ऐसी कहानी है जहां स्टेल्थ तकनीक सवालों के घेरे में है और अरबों डॉलर की लागत जमीनी युद्ध की सच्चाइयों से टकरा रही है। लड़ाकू विमानों का बाजार, जिस पर कभी अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II का एक छत्र राज था, अब टूटने लगा है, क्योंकि इसमें भरोसे की कमी, बढ़ती लागत और नए मुकाबले के कारण हवाई ताकत का संतुलन बदल रहा है। क्या दुनिया का अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट अपनी लोकप्रियता खो रहा है? और क्या भारत का का आकाश में अगला बड़ा बदलाव ला सकता है? तो आइए इसको समझते हैं। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। दुनिया का फाइटर जेट बाजार, जिसकी कीमत 2024 में 50.8 अरब डॉलर की थी, 2024 से बढ़कर 2034 तक करीब 76.2 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। और यही है इसकी ताकत। जीडीपी का 5% रक्षा खर्च में लगाने का नेटो का फैसला, भारत के ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य कार्रवाइयां और इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत सटीक हमले। सीधी बात यह है कि डर का असर अब खत्म हो चुका है। देश अब सीमित और पारंपरिक युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, जो परमाणु हमले की सीमा से नीचे होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि F-35 अब भी 5वीं पीढ़ी की एयर पावर का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसका एडवांस सेंसर सिस्टम से लेकर स्टेल्थ प्रोफाइल तक और 10 लाख घंटे से ज्यादा उड़ान वाली इंटरनेशनल फ्लीट इसे खास बनाती है। लॉकहीड मार्टिन का यह स्टेल्थ फाइटर पिछले एक दशक से दुनिया भर की सेनाओं की पहली पसंद रहा है, लेकिन अब इसकी कमियां सामने आने लगी हैं। TR-3 सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कारण लड़ाकू मिशनों में तैनाती में देरी हुई है। पेंटागन पूरी क्षमता हासिल होने तक प्रत्येक जेट पर $5 मिलियन रोके हुए है और ऑपरेशनल लागत अब 2028 तक करीब $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 14 जून 2025 को एक ब्रिटिश F-35B लड़ाकू विमान ने अचानक और बिना किसी योजना के केरल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। कारण हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई।
जिससे विमान के वर्टिकल टेक ऑफ कैपेबिलिटी यानी सीधा ऊपर उड़ने की खास क्षमता काम नहीं कर पाई, जो F-35B मॉडल की सबसे खास पहचान है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत के IACCS नेटवर्क ने उस स्टेल्थ फाइटर की एंट्री पकड़ ली। एक ऐसा फाइटर जिसे रडार से बचने के लिए बनाया गया है, लेकिन वह पकड़ में आ गया, वो भी भारतीय आकाश में जब एक साझा नौसैनिक अभ्यास चल रहा था। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या F-35 सच में अदृश्य है या फिर अब वह दौर आ चुका है जब स्टेल्थ तकनीक भी रडार से नहीं बच सकती। सिर्फ खरीदना ही काफी नहीं, असली खर्चा तो उसके चलाए रखने में है। 2035 तक F-35 पर दुनिया के कुल विमान रखरखाव खर्च का 10% खर्च होने का अनुमान है। F-35 जेट्स की हिस्सेदारी वैसे तो सिर्फ 4% है, लेकिन मेंटेनेंस और रिपेयर का शेयर 2025 के अंत तक तकरीबन 9.5 होने की संभावना है। कई देशों के लिए, खासकर छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, यह खर्च उठाना आसान नहीं रहेगा। जैसे जैसे F-35 की चमक फीकी पड़ रही है, उसके मुकाबले के जेट तेजी से उभर रहे हैं। राफेल 4.5 जनरेशन का भरोसेमंद लड़ाकू विमान, इसको बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने भारत, UAE, मिस्र, इंडोनेशिया और कतर में सौदे हासिल किए हैं। यूरोफाइटर टाइफून, इसे यूरोपियन यूनियन की प्रोडक्शन गारंटी का समर्थन मिला हुआ है। तुर्की का कान फाइटर, इंडोनेशिया के साथ $10 बिलियन की डील इसकी पहली एक्सपोर्ट सफलता है। और वहीं चीन का J-35 और रूस का Su-57 अभी भी भरोसे की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन मैदान में मौजूद हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का KF-21 और स्वीडन का ग्रिपेन E भी है। ये दोनों अत्याधुनिक हैं, सस्ते हैं और अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल से पूरी तरह स्वतंत्र भी हैं। और यही है वो गेम चेंजर जिसे भारत बहुत तेज गति से तैयार कर रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA 2035 तक इसके वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है और AMCA भारत का F-35 को टक्कर देने वाला जवाब हो सकता है। यह बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगा, उच्च स्टेल्थ क्षमताएं, एडवांस रैम कोटिंग और खास डिजाइन के साथ यह AMCA जमीन पर उतरेगा। AI से लैस एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन की तकनीक बहुत उत्तम दर्जे की होगी और मानव बिना पायलट ड्रोन के साथ संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता भी रखेगा, यानी कैट्स वॉरियर को भी साथ में लेकर हमला करेगा। 85% तक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी आत्मनिर्भर की अगर बात करें तो ये एक अहम मैस्कट भारत का साबित हो सकता है और किसी भी बाहरी निर्यात प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त होगा, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फुल ऑन प्रदान करेगा। ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं, ये रणनीतिक आजादी की भी बात है। कनाडा अपने 88 F-35 जेट्स की डील पर दोबारा विचार कर रहा है। साथ ही जेट में किल स्विचेस, सॉफ्टवेयर बैकडोर्स और मिशन नियमों पर वॉशिंगटन की वीटो पावर को लेकर भी काफी चिंतित है। कीमत, कंट्रोल और संप्रभुता, यही वे शब्द हैं जो आने वाले समय में फाइटर जेट मार्केट की दिशा निर्धारित करेंगे। F-35 आज भी आसमान का एक ताकतवर खिलाड़ी है। उसकी सेंसर फ्यूजन तकनीक, लॉजिस्टिक सिस्टम्स और नेटो स्टैंडर्डाइजेशन जैसी खूबियां और किसी भी जेट में नहीं मिलेंगी। लेकिन बादशाहत भी हमेशा नहीं चलती। तेजी से बढ़ती लागत, वास्तविक दुनिया में असफलताएं और भारत का AMCA, तुर्की का कान और चीन का J-35 जैसे नए प्रतिद्वंदियों के आने के बाद अब फाइटर जेट की दुनिया एक चुनौतीपूर्ण युद्ध का मैदान बन चुकी है। यह अब सबसे उन्नत जेट की दौड़ नहीं रही। तो आइए
तुलना करते हैं एक तरफ अमेरिका का परखा हुआ F-35 और दूसरी ओर भारत के भविष्य का फाइटर जेट एम का। तो आइए बात करते हैं F-35 और एमका की। इन दोनों जहाज़ों की तुलना करते हैं। एक तरफ F-35 है जो कई सालों से हवा में परवाज भर रहा है और दूसरी तरफ एमका है जो अभी ड्राइंग बोर्ड पे है, लेकिन F-35 को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो क्या है इन दोनों जहाज़ों की विशेषताएं, आइए तुलना करते हैं इस वीडियो वॉल पे ग्राफिक्स के जरिए। तो ये हमारा पहला ग्राफिक है। ये कहता है कि एमका बनाम F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका भारत का 6ठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा जो कि DRDO की संस्थाएं इसको मिलकर बना रही हैं और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी हद तक प्रयोग होगा। F-35 लाइटनिंग अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है। देखिए, जहां एमका 6th जनरेशन का फाइटर होने जा रहा है, वहीं F-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है और ये 2015 से कई सारे देशों की वायुसेना के अंदर कार्यरत है और 10 से ज़्यादा वायुसेना के अंदर ये प्रभावी है। तो ये एक तरीके से प्रूवन बोर्ड है। फिर बात करते हैं इनकी तुलना का उद्देश्य। ये जो दोनों जहाज़ों की तुलना का उद्देश्य हमारा ये है कि स्वदेशी नवाचार बनाम एक परखा हुआ वैश्विक प्लेटफॉर्म। जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक टेस्टेड है और दूसरा अभी ड्राइंग बोर्ड पे है, लेकिन चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आइए अब बात करते हैं दोनों जहाज़ों के फीचर्स के बारे में, इनकी बनावट और इनके फीचर्स क्या हैं, यानी कि एमका और F-35 के फीचर्स की तुलना कर लेते हैं। स्टेल्थ डिज़ाइन की सबसे पहले बात करते हैं। एमका जो भारत का जहाज़ जो 6th जनरेशन जहाज़ बनाया जा रहा है, इसका ढांचा है वो कोणीय ढांचा है, यानी कि एंगुलर ढांचा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि रडार की किरणें टकराकर सीधे रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे उसको स्टेल्थ प्रदान होती है। और घुमावदार एयर इनटेक है, ये बहुत अहम है, क्योंकि घुमावदार एयर इनटेक का मतलब ये हुआ कि अगर जहाज़ सामने से रडार को अप्रोच कर रहा है तो उसका रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो अंदर टर्बो फैंस होते हैं वो रडार को नजर नहीं आते। F-35 की अगर बात करें तो चिकनी और एक साथ जुड़ी हुई बॉडी है, परखी हुई स्टेल्थ तकनीक है। बेसिकली स्मूथ एजेस हैं, कर्व्ड एजेस हैं और एक परखी हुई तकनीक है, दुनिया ने इसको देखा हुआ है। तो ये एक एडवांटेज F-35 के पास है। एमका का रडार सेक्शन काफ़ी कम है और लेकिन यहाँ पर भी F-35 की थोड़ी सी बढ़त है, क्योंकि उसका रडार सिग्नेचर एमका से कम माना जा रहा है। जैसा मैंने बोला कि उसका क्रॉस सेक्शन एमका के मुकाबले काफ़ी कम है। एक और बड़ी अहम चीज़ होती है इन स्टेल्थ फाइटर्स के अंदर, और वो होती है हथियार रखने का जो बे है, जिसके अंदर हथियार रखे जाते हैं। आमतौर पर हमने देखा होगा, जब भी हम लड़ाकू विमानों की तस्वीर देखते हैं तो उसके विंग्स के नीचे मिसाइलें और बम लगे होते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसका रडार सिग्नेचर काफ़ी बढ़ जाता है। अब जब स्टेल्थ टेक्निक की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये हथियार जो हैं एमिनिशन बे या वेपन बे के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो बे खुलता है और वेपन का इस्तेमाल होता है। तो ये तकनीक एमका के अंदर भी है और F-35 के अंदर भी है। तो दोनों की इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म की बराबरी है। एक जहाज की ताकत के पीछे क्या दिमाग होता है, तो बेसिकली उसके एवियोनिक्स, सेंसर और युद्ध प्रणालियां, ये तीनों मिलकर एक लड़ाकू विमान के पीछे का दिमाग, जो उस पूरे जहाज को सुचारू रूप से प्रभावी तरीके से संचालन करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो बात करते हैं पहले एमका की। एमका का पैनोरामिक डिस्प्ले होगा और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा
वो पूरी तरह इन्फ्यूज होगा। उसकी मदद से ये पूरा का पूरा सिस्टम मैनेज किया जाएगा। यानी कि जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो पायलट बैठा हुआ है, जो स्क्रीन पे वो पूरा दृश्य देख रहा है, उसके अंदर एआई इनेबल होगा। यानी कि टारगेट एक्विजिशन से लेकर रेंज और बहुत सारी इस तरीके की प्रणालियां जो हैं वो उसमें इन्फ्यूज्ड होंगी, एआई सपोर्टेड। वहीं F-35 के अंदर टच स्क्रीन है और हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है। तो इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि एमका के अंदर ये सब भी होगा और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूजन भी होगा इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सेंसर फ्यूजन, जो सेंसर्स हैं जैसे कि एयर स्पीड है, एयर डेंसिटी है, आपकी और सारी जो चीज़ें हैं जो सेंस कर रही हैं, रडार सेंसर हैं और इस तरीके की जो प्रणालियां हैं, इन सारों चीज़ों के बीच में जो एक समन्वय पैदा करने, जो एक पायलट समन्वय पैदा करता है और उससे इंफॉर्मेशन लेके और अपना डिसीजन लेता है, अब इस सब की ज़रूरत नहीं उतनी पड़ेगी क्योंकि अपने एमका के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। और जहां तक F-35 का सवाल है, ये रियल टाइम 360 सेंसर फ्यूजन पर निर्धारित है। तो एडवांटेज एमका रहेगा क्योंकि वो 360 फ्यूजन पर निर्धारित नहीं होगा, वो एआई पर निर्धारित होगा जो अपने आप 360 डिग्री का फ्यूजन करके और पका पकाया माल जो है वो एक पायलट को परोसेगा। और इस नेटवर्क के ज़माने में एमका एक नेटवर्क आधारित ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बात नहीं है कि F-35 नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो एमका की सबसे खासियत होगी वो ये है कि वो पूरा नेटवर्क जो सेंट्रिसिटी है उसको पूरे को मैनेज करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। F-35 नेटो सिस्टम के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली क्योंकि वो नेटो एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करेगा, तो इसलिए उसका उस एनवायरनमेंट के साथ जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। और भारत का एमका भारत के सिस्टम्स के साथ पूरी तरह जुड़ा होगा और उसको मैनेज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब बात करते हैं रणनीतिक प्रभाव और भविष्य की दिशा स्वदेशी गर्व बनाम वैश्विक पहुंच की। अगर हम बात एमका की करें तो एमका भारत में ही निर्मित आत्मनिर्भरता का प्रतीक और साथ ही साथ निर्यात की संभावनाओं को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। वहीं अगर F-35 की बात करें, अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी बैकबोन जरूर बन सकती है एयर पावर की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल मन चाहे तरीके से नहीं कर पाएंगे, हर एक एनवायरनमेंट में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अगर आप इसको निर्माण भी देश में करने लगे तो जाहिर सी बात है आपको इसको एक्सपोर्ट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब दोनों की बात हमने कर ली तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष दरअसल ये निकलता है कि F-35 अनुभव में तो आगे है, लेकिन है वो 5वीं पीढ़ी का जहाज जिसको बनाना, मेंटेन करना और उसको चलाना बेहद बेहद महंगा है। और वहीं एमका 6ठी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान जो अभी जरूर ड्राइंग बोर्ड पे है, लेकिन इसको बनाना भी इतना महंगा नहीं होगा, इसको चलाना भी उतना महंगा नहीं होगा और भारत की प्रतिष्ठा और पावर कई गुना बढ़ाने में ये सक्षम भी होगा। भविष्य का आसमान सिर्फ लड़ाकू विमानों से ही नहीं बल्कि बड़ी रणनीतिक फैसलों से भी भरा होगा। F-35 अभी भी सबसे आगे है, लेकिन उसका भविष्य 3 बातों पर टिका हुआ है: ऑपरेशन में भरोसेमंद होना, लागत पर नियंत्रण और बदलते खतरों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता। क्या ये लड़ाकू जेट आगे भी आसमान पर राज करेगा या फिर भारत का एमका, तुर्की का कान जैसे स्वदेशी विकल्प इसका संतुलन बिगाड़ देंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये दौड़ सही संतुलन पाने की है। ताकत और किफायत, स्टेल्थ और लंबे समय तक चलने की क्षमता, संप्रभुता और सिस्टम कंट्रोल, इन सब के बीच यह भारत की रक्षा और आत्मनिर्भरता की एक बड़ी सफलता की कहानी है।
भारत की सैन्य शक्ति में ये एक निर्णायक छलांग है। 3 अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम लगभग तैयार हो चुके हैं। साथ ही भारत का रक्षा ढांचा अब एआई के जरिए तेजी से बदल रहा है। एंटी टैंक वॉरफेयर से लेकर एयर सुपीरियॉरिटी और लास्ट माइल एयर डिफेंस तक भारत अब अहम तकनीकों में बाकी देशों के मुकाबले फासले को तेजी से कम कर रहा है। इसमें सबसे आगे है MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये एक छोटा, हल्का और आसानी से ले जाया जा सकने वाला हथियार है, जिसे DRDO ने भारत में ही बनाया है। इस सिस्टम को 2 सैनिक मिलकर चला सकते हैं और इसका वजन सिर्फ 30 किलो का है। इसे खास तौर पर भारतीय सेना की इन्फेंट्री और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही तैयार किया गया है। इसकी टेंडम वॉरहेड तकनीक मॉडर्न एंटी टैंक आर्मर और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव प्रोटेक्शन यानी ERP को भी आसानी से भेज सकता है। ये मिसाइल दिन और रात दोनों समय पर काम कर सकती है और इसमें टॉप अटैक मोड भी है, जिससे ये दुश्मन के टैंक को ऊपर से मार सकती है। MPATGM से भारतीय सैनिकों को लड़ाई के मैदान में जबरदस्त ताकत और लचीलापन मिलेगा। अब बात करते हैं भारत के एयर टू एयर डोमिनेंस प्रोजेक्ट यानी अस्त्रा 2 मिसाइल की। अस्त्रा 1 की सफलता के बाद इसका नया वर्जन अस्त्रा 2 तैयार किया गया है, जिसकी रेंज अब 150 से 160 किलोमीटर तक की हो गई है, यानी पहले से पूरे 50 किलोमीटर ज्यादा। अस्त्र 2 मिसाइल इस समय ट्रायल और डेवलपमेंट के दौर से गुजर रही है और उम्मीद है कि यह 1 साल के अंदर स्वदेशी तेजस फाइटर जेट में पूरी तरह से शामिल कर दी जाएगी। आज के आधुनिक हवाई युद्ध में ऐसी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR जो आंखों से ना दिखने वाली दूरी की मिसाइलें जैसे अस्त्र 2 दुश्मन पर बढ़त दिलाती हैं। ये खतरे को तब ही खत्म कर देती हैं जब दुश्मन अभी पास भी नहीं आया होता। भारत की एयर डिफेंस प्रणाली अब और भी मजबूत हो रही है, क्योंकि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यानी VSHORAD सिस्टम अब अपने अंतिम परीक्षणों के दौर में पहुंच चुका है। यह एक मैन पोर्टेबल यानी कंधे पर ले जाने वाली कम ऊंचाई पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे खास तौर पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को हेलीकॉप्टर, नीचे उड़ने वाले फाइटर जेट्स और ड्रोन से बचने के लिए बनाया गया है। इसने ऊंचाई वाले इलाकों में सफल ट्रायल पास कर लिए हैं और अब ये गर्म इलाके और सर्द इलाकों के अंतिम परीक्षण से गुजरेगा, जिसके बाद इसे सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं है। भारत अब पूरे डिफेंस रिसर्च इकोसिस्टम में AI को शामिल कर रहा है। इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स यानी CAR, जो DRDO का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान भी है। इन इनोवेशंस के केंद्र में भारत की रणनीति आत्मनिर्भरता की है। MPATGM, अस्त्र 2 और VSHORAD में हो रही प्रगति सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, यह तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये एक अवसर भी है जिससे भारतीय MSME और प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स को नई राह मिल रही है और एक मजबूत घरेलू रक्षा इकोसिस्टम तेजी से विकसित भी हो रहा है। एक दशक की मेहनत अब रंग ला रही है। 3 मिसाइलें टेस्ट हो चुकी हैं, परखी जा चुकी हैं और अब तैनाती के लिए लगभग तैयार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। भारत की डिफेंस स्टोरी अब सिर्फ इंपोर्ट्स पर आधारित नहीं रहेगी। अब यह कहानी डिजाइन, तैनाती और रणनीति में आत्मनिर्भरता की होगी। और जैसे जैसे हम उस दौर में कदम रख रहे हैं जहां युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि कोड और करेज दोनों से लड़े जाएंगे, भारत उस लड़ाई के लिए जरूरी टूल्स और टैलेंट्स
दोनों को तैयार कर रहा है। भारत 3 अहम मोर्चों पर अपनी रक्षा रणनीति को नए सिरे से गढ़ रहा है। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से लद्दाख के तनाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही और साथ ही पाकिस्तान से आने वाले आतंकी खतरे को भी चिन्हित किया। देश के भीतर भारत की मिसाइल ताकत तेजी से बढ़ रही है। MP ATGM, अस्त्रा 2 और V-SHORAD जैसे सिस्टम अब तैनाती के करीब है। साथ ही DRDO की प्रयोगशाला में अब AI को शामिल कर नवाचार को तेजी से आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। दुनिया भर में फाइटर जेट्स की दौड़ भी अब तेज हो गई है। अमेरिका का F-35 अब विश्वसनीयता और बढ़ती लागत की समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं भारत का आने वाला AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, AI और कॉस्ट एफिशिएंसी के दम पर भारत को बदलते एरोस्पेस बाजार में एक मजबूत विकल्प बनाकर पेश करेगा। इसके साथ ही हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स में आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।